वेरी वार्म वेलकम टू स्पेशल शो ऑन द फ्रंट का ईद का दूसरा दिन है। गुलाम अली साहब सब मौजूद है। गुलाम अली साहब बहुत शुक्रिया, आप हमें वक्त दे रहे हैं, अपना कीमती वक्त। मुझे बता दीजिए कि नरेंद्र मोदी जो है हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जी, वैसे तो उनकी पूरे पाकिस्तान से लगता है दुश्मनी है, लेकिन आपसे मोहब्बत है। तो ट्वीट्स में आपका नाम लिखते रहते हैं कि आपसे मुलाकात की उनको बड़ी ख्वाहिश है। कभी बातचीत हुई आपकी उनसे, मोदी साहब से? एक दफा 2-3-4 महीने हो गए अच्छा, हुई मुलाकात? मुलाकात हुई थी। जब वो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद? हाँ जी, अच्छा, वो लोकसभा, वहाँ राज्यसभा या लोकसभा था जी जी, उसमें मुझे बुलाया गया था, थोड़ा सा मिलने गए हम लोग। तो मैंने कहा जी, कहते मैं तो बहुत ज़्यादा सुनता हूँ आपको, अच्छा, बहुत अच्छा, आपका गाना बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं कहा जी, मैंने कहा बड़ी मेहरबानी, आप बस अल्लाह करे आप सब लोग मिलके आराम से हम लोग रहें तो बड़ी अच्छी बात है। बस तो बड़े खुश हुए, बहुत प्यार करते हैं वो भी म्यूजिक से। हाँ जी। तो वैसे आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी हुआ पिछले शिवसेना वगैरह की वजह से? हाँ, वो गए दूसरा निजी जो घूमने को कुछ लोग, ऐसा भी होता ना कहीं, लेकिन उनके मुकाबले में बाकी सब लोगों ने मुझे, सीएम, हर स्टेट के सीएम ने बुलाया उसी दौर में। मैं कलकत्ते, ममता बनर्जी ने बुलाया मुझे कलकत्ते में जो शो हुआ, उसके बाद फौरी जनवरी में, फिर उसके बाद कोचीन में हुआ, कालीघाट में हुआ, त्रिवेंद्रम में। सबसे ज्यादा आपको मजा कहाँ आया परफॉर्म करने का लाइव? अपनी लाइफ आपने पूरी दुनिया परफॉर्म की है। सबसे ज्यादा मजा तो बचपन में लाहौर भी बहुत आया, सबसे ज्यादा। उसके बाद फिर कलकत्ता में भी बड़ा मजा आता है। तो हिंदुस्तान में आपकी इतनी पजीराई है कि क्योंकि एक तो पॉपुलेशन भी वहाँ बहुत ज्यादा है और ऑब्वियसली वहाँ पे हमारे यहाँ कल्चर आर्ट को उसका डिफरेंट तरीके दिखाया था, वहाँ डिफरेंट, तो वहाँ की जो पजीराई है उसमें उसका थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे साथ। हिंदुस्तान में लोग किस तरह आपको मिलते हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट, वहाँ के अवाम? जी, मैं वहाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरा मतलब है, मुझे अल्लाह से डर भी लगता है, लेकिन मैं कहना भी चाहूँगा कि कुछ ऐसे लोग ही मुझे इतना प्यार करते हैं कि वो कहते हैं कि हमारा सब कुछ आप है, जिंदगी हमारी लाइफ आप है। इस तरह और इतने बड़े लोग, मैं गाए उनका नाम भी बताऊंगा। मुझे ऐसे लोग, फनकार लोग, मैं खान साहब, दिलीप कुमार साहब, यूसुफ भाई साहब ने मुझे जब पहली दफ़ा मिले तो मैं उनके घर गया मिलने, तो मैंने उन्होंने कहा मैं आपके प्रोग्राम में आना चाहता हूँ। तो मैंने उनको बोला, वो बड़े खुश हो गए। मेरा प्रेसिडेंट होटल है वहाँ, उसमें प्रोग्राम था, तो मैंने उनको बुलाया। ये किस साल की बात है? ये है आज से कोई कम से कम 25 साल की बात। अच्छा, हाँ जी। तो मैंने बुलाया, मुझे कहने लगा मैं 1 घंटे के लिए आऊँगा। दिलीप साहब कहने लगे भाई मैं 1 घंटे के लिए आऊँगा, लेकिन मुझे लगा कि मुझे बहुत प्यार करते हैं, उनको, उनसे तो कौन नहीं प्यार करता। क्या बात? तो वैसे उनसे बड़े कमाल, क्योंकि वो भी फीलिंग के आर्टिस्ट है। सही, आर्टिस्ट फीलिंग के। तो मुझे आ गए प्रोग्राम पे चीफ गेस्ट के तौर पे, तो मुझे कहना कि घंटे बाद मैं निकल जाऊंगा, मैं कहीं और भी जाना है। तो अगर बीच में से उठे तो थोड़ा फील तो होता है कि पता नहीं क्यों बात ऐसा हुआ। कहने लगे मुझे मेरी प्रॉब्लम है। अच्छा जी, ठीक है, कोई बात नहीं। मगर वो प्रोग्राम जब शुरू हुआ प्रोग्राम, तो बड़ी अजीब सी बात है, ये हकीकत में माइक पे बैठ के कह रहा हूँ। इसमें वैसे तो झूठ वैसे भी नहीं बोलना चाहिए, और यहाँ पे तो बिल्कुल ही नहीं बोलना चाहिए, और यहाँ का आदत बड़ी हुई कहीं भी नहीं बोलना चाहिए। बहरहाल मुझे जब 2 घंटे हो गए तो बैठे में दिलीप साहब 2 घंटे हो गए, तो मैं कहते हैं मैं तेरे से बोलना नहीं है। जब प्रोग्राम खत्म हुआ, मैं तेरे से बोलना नहीं है, तूने मुझे जाने नहीं दिया। कसम से, हकीकत है। ये तो आपका करिश्मा साजी ना, आपकी आवाज। इतने प्यारे आदमी, ये उनका बड़कपन था। नहीं, आपकी आवाज की भी करिश्मा साजी है कि आपने रोक रखा। प्यार, बहुत प्यार से बैठे रहे। तो उसके बाद फिर बड़ी दोस्ती शुरू हुई, और ऐसे कई किस्से हैं। अमिताभ जी, तो उन्होंने मुझे एक वहाँ जगह है लोनावाला, वो तो मेरा प्रोग्राम था सहारा वालों का, तो अमिताभ जी भी आए थे और भी बड़े लोग आए थे। तो बाकी उठते बैठते भी रहे, लेकिन अमिताभ जी जब मेरा गाना शुरू हुआ, जिया जी भी उनके पास बैठे थे, तो सब लोग उठे बैठे, लेकिन अमिताभ जी एक जगह बैठे 2.5 घंटे। तो उन्होंने इधर उधर नहीं, कहते मैं आपका गाना सुनूंगा, मैं कहीं नहीं जा सकता, ना मैं कहीं गया।
बड़ी मुझे लगा कि अच्छे लोग जो होते हैं वो इस काम को बहुत प्यार करते ये आपकी आवाज़ बड़ी खूबसूरत है तो कोई हिल ही नहीं सकता। हैं। बस सर मैंने हर बड़ी लता जी से भी पूछा, मैंने आपदा परवीन साहब से पूछा, आपसे भी पूछ रहा हूँ जी जी कि ये गाना तो हर शख्स ही गा रहा जी। है, कुछ पैदाइशी गा रहा है और कुछ जो है वो सीख के गा रहा है, जी हाँ। तो क्या फर्क क्या है? मतलब आप में और एक दूसरे बंदे में रियाज का फर्क है सिर्फ, या और भी कोई फर्क है कि आप गुलाम अली हैं और वो गुलाम अली नहीं है? नहीं, पैदाइशी बात जो है ना, जो गॉड गिफ्टेड चीज है वो अल्लाह आधा तो 50% तो दे के भेजता है फनकार, वो हर एक को नहीं होता। हर एक को नहीं होता, चाहे किसी फील्ड में मिले। बिल्कुल सही। तो इस तरह से हर फील्ड में ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो अपनी फील्ड में वो पीछे से गॉड गिफ्टेड होते हैं, फिर और मन जाते हैं, फिर वो दूसरों से अलग नजर आते हैं। इस तरह से कुछ लोग ऐसे दुनिया में हैं। तो 50% गॉड गिफ्टेड है 50 और बाकी रियाज है। बाकी रियाज है, सीखना है और उसके तवज्जो देनी है। सर आपकी बड़ी मशहूर गजल है आवारगी, जी 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 पता नहीं कितने लोग आवारा हो गए आपकी ये गजल सुन सुन के, इंस्पिरेशन ले लेके। जी जी जी। तो अगर वो आप थोड़ा हमें सुना दें तो हमारे व्यूअर्स के लिए। ये दिल पागल दिल मेरा, ये दिल पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी। ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी। इस दश्त में एक शहर था, इस दश्त में एक शहर था, वो क्या हुआ आवारगी। ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी, आवारगी, आवारगी। कल सब मुझे बेशक्ल की आवाज ने चौंका दिया। कल सब मुझे बेशक्ल की आवाज ने चौंका दिया। मैंने कहा तू कौन है, मैंने कहा तू कौन है, मैंने कहा तू कौन है। उसने कहा आवारगी ये दिल, ये पागल दिल मेरा। ये दर्द की तन्हाइयाँ, तन्हाइयाँ। ये दर्द की तन्हाइयाँ, ये दश्त का वीरान सफर। हम लोग तो उकता गए अपनी सुना आवारगी। ये दिल, ये पागल दिल मेरा। लोगों भला उस शहर में
कैसे जिएंगे हम जहां हो जुर्म तन्हा सोचना, लेकिन सजा आवारगी। ये दिल, ये पागल दिल मेरा, लोगों भला उस शहर में कैसे जिएंगे हम जहां हो जुर्म तन्हा सोचना, लेकिन सजा आवारगी। ये दिल, ये पागल दिल मेरा। अजनबी झोंके ने जब पूछा मेरे गम का सबब, एक अजनबी अजनबी झोंके ने जब पूछा मेरे गम का सबब, सहरा की भीगी रेत पर, सहरा की भीगी रेत पर मैंने लिखा आवारगी। ये दिल, ये पागल दिल मेरा। रात तन्हा चांद को देखा था मैंने ख्वाब में, ख्वाब में, ख्वाब में, ख्वाब में। कल रात तन्हा चांद को देखा था मैंने ख्वाब में, कल रात तन्हा चांद को देखा था मैंने ख्वाब में। मोहसिन मुझे रास आएगी शायद सदा आवारगी। ये दिल, ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी। इस दश्त में एक शहर था, इस दश्त में एक शहर था, वो क्या हुआ आवारगी। ये दिल, ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी, आवारगी, आवारगी। जबरदस्त गुलाम अली साहब, जबरदस्त। सर नौशाद साहब बहुत बड़े मौसीकार थे, आपकी उनसे मुलाकात हुई? नौशाद साहब से मेरी ऐसी मुलाकात हुई, वो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अपने बड़े मिल गए मुझे। अच्छा, इतना प्यार किया मुझसे। और एक प्रोग्राम वहाँ बॉम्बे में वर्ली में कोई चैनल था, तो उसमें प्रोग्राम था मेरा, लाइव प्रोग्राम चलना था। उन्होंने नौशाद साहब को कहा कि आप आए और गुलाम अली जी के बारे में कुछ साथ साथ बताते जाएं। तो उन्होंने कहा भाई वो उसके लिए मैं क्या बताऊं, वो जो कुछ भी गाता है मुझे अच्छा लगता है। वाह, वो इतना प्यार से उन्होंने पूरे प्रोग्राम की एंकरिंग की और बड़ी बड़ी अजीब, वो खुद शायर भी थे। मुझे कहते बेटा गज़ल की जो गायकी है वो
बहुत समझ करके गानी पड़ती है। सही और बात। मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग बहुत, मुझे बहुत अच्छा लगता है मेहदी हसन साहब आते हैं और आप आते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भी गज़ल को इस तरह गाना चाहिए जिस तरह आपका। कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है मौसीकार का और सिंगर का ताल्लुक होना आपस में, और आजकल आपके ख्याल में मॉडर्न दौर में आपको ए आर रहमान कैसे लगे? मुलाकात हुई आपकी उनसे? ए आर रहमान जो है वो बहुत बहुत अच्छे, वो एक बड़ी नई सोच रखता है आदमी और अपना स्टाइल उसका अलहदा है अपना, और उसमें वो बहुत मेहनती आदमी है और समझता भी है म्यूजिक। मुलाकात हुई आपकी उनसे? बिल्कुल मुलाकात हुई, एक दफा नहीं बल्कि 3-4 दफा मुलाकात, बॉम्बे में भी, दुबई में भी और फिर अमेरिका में भी। अच्छा। तो मुझे बल्कि उन्होंने बुलाया था कि इकट्ठे मिलकर कुछ काम करते। तो आपने क्यों नहीं किया? तो मैं उस वक्त टूर पे गया हुआ था। अच्छा। मैं 2-3 महीने के लिए बाहर गया था, तो मैंने माजरत की। तो ये जो इंडिया के दूसरे स्टार्स हैं, मतलब शाहरुख वगैरह, इनसे मुलाकातें रहती हैं? सबसे मिला हूँ, सबने प्यार से मिले हैं, लेकिन वो भी बड़े बिजी लोग हैं। हम भी जब जाते हैं तो अपने प्रोग्राम। और लता जी से कैसा रहा? लता जी के बाद मैं भी गया था उनके घर, इंटरव्यू भी उनका किया। आज जो पेडल रोड पे उनका घर है। जी जी बिल्कुल। तो मुझे उन्होंने इतना प्यार किया, जब गया तो उन्होंने एक सिंगर होता था वो भी अमृतसर का था, मुझे इस वक्त नाम नहीं याद, भाई रफ़ी का की कॉपी करते थे वो भी। अच्छा। तो रफी साहब भी कॉपी करते थे? हाँ बिल्कुल। महेंद्र कपूर थे? रविंद्र कपूर, बिल्कुल वही जी जी। क्या नाम उनकी लिया? आवाज की कॉपी कर महेंद्र कपूर। हाँ, उनकी तो- महेंद्र कपूर की हाँ, आवाज की कॉपी तो कर। वो मुझे 2-3 दफा मिल चुके थे। तो लता जी ने उनको कहा कि गुलाम अली जी को मैं सुनना चाहती हूँ, तो कोई डेट हमें उनको कहें हमारे लिए। तो जब मुझे महेंद्र भाई ने बोला, मैंने कहा जी लता जी के लिए हमारी सारी डेटें हम की हैं, ऐसी क्या बात। मैं कलकत्ता गया हुआ था, वहाँ से मैं वापस आया तो उन्होंने एक नाइट रखी हुई थी जिसमें पूरे तकरीबन सब म्यूजिशियन और बड़े अच्छा, आपने घर में बुलाया हुआ था ऑर्केस्ट्रा? ना जी, ताज होटल में उन्होंने बॉल रूम में। अच्छा, आपके लिए लता जी ने? अच्छा। हाँ, वो गाना सुनने के लिए। वाह। उसमें 100-200 लोग बुलाए हुए थे, जो फिल्म इंडस्ट्री के सारे म्यूजिक वाले लोग थे। वाह वाह। और उनमें नौशाद साहब भी बैठे हुए थे, आर.डी. बर्मन साहब भी बैठे हुए थे, वाह। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी बैठे हुए थे, सोनी कुमार कल्याण जी नाम जी भी बैठे हुए थे, और लोग भी बहुत थे, जो डायरेक्टर ये मजरू सुल्तानपुर भी उस वक्त थे। वाह वाह। तो इस तरह से वहाँ पे जब गाना शुरू किया तो मैंने कहा लता जी, लता दीदी आपको क्या सुनाएं, आप तो इतनी सुर में हैं, इतना सुर का पहाड़ है, तो इतना कोमल आवाज़ है आपकी कि वो हर जानवरों को भी उतनी पसंद है। वाह। तो चरिंद परिंद को भी? हाँ जी बिल्कुल। तो मुझे कहने लगे लता जी, मैंने जब ये कहा, मैंने कहा मैं आपको क्या सुनाऊं, मैं तो बड़ा झिझक रहा हूँ, आप लोग बहुत बड़े लोग बैठे हुए हैं। तो मैं जब आ गया मैंने कहा वो ऐसे आ गया तो कुदरती उस वक्त कुछ में अल्लाह की लफ्ज पहला लफ्ज होता है, तो इसमें में अलफ होता है, वो बस मालिक की मेहरबानी हुई, तो वो मुझे कहने लगे मुझे जरा माइक दे। लता जी ने कहा? लता जी ने अच्छा। कहा मुझे माइक दे। मुझे कहते हैं कि बातों में माजरत थी, गले में माजरत नहीं आपके। गला पूरा आपका काम करता है, सुर में है, प्यार कर। उन्होंने ऐसा बस उनका बोलना था, ऐसे लोग इतना भी कहते तो हमारे लिए तो बहुत ज्यादा, बहुत प्यार किया। तो फिर गाना बजाना हुआ और एक गजल वहाँ कोई कम से कम वो रिकॉर्ड सारा उनके पास है अभी भी, लता जी के पास? हाँ, लता उसकी जी के वीडियो पास। रिकॉर्डिंग? हाँ, वो जो ऑडियो रिकॉर्ड अच्छा अच्छा। जो उन्होंने रिकॉर्ड किया कर लिया था उस वक्त, वो सही। टेप का, ये 83 की बात है, 84 सही थी। तो वो कम से कम 7 गजलें थी और 3 घंटे का प्रोग्राम। कौन कौन सी गजलें उसमें आपने? एक दो कौन? काफी गंभीर गजलें थी बात, काफी। ये भी थी हंगामा है कि बर्पा? ये नहीं थी। ये नहीं। कभी कहा ना किसी से तेरे फसाने को, वाह। न जाने कैसे खबर हो गई जमाने को, या अपनी तस्वीर को आंखों से लगाता क्या है, या जहां तेरा नक्शे कदम देखते हैं, ख्याबां ख्याबां इरम देखते हैं, ये गालिब की गजल है। वो इस तरह से और भी हर एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है, वाह। तुम ही कहो कि ये अंदाज। यार एक बात क्या, तुम इसका थोड़ा एक बता सकते हैं किस तरह आपने इसकी तर्ज को? मैं नहीं सुन सका ये।
मैं वो थोड़ा सा अगर वैसे आप इसकी तर्ज हमें सुना दें एक। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। जबरदस्त जबरदस्त। तो मैं तुम ही कहो ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। तुम ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। वाह। ये गज़ल उस वक्त मैंने बड़ा क्लासिकल अंदाज में गाई है। एक ब्रेक लूंगा मैं, फिर वापस आएंगे। व्यूअर जो लोग समझते हैं कि गुलाम अली साहब से उर्दू में अच्छा गा सकते हैं वो गलत है। पंजाबी में उन्होंने कमाल किया हुआ है। सुनाऊंगा आपको इस ब्रेक के बाद। रात दिन आंसू आंसू बहाना याद है। गुलाम अली साहब, आप रफ़ी साहब से मिले, कैसी मुलाकात रही जरा बताइएगा। मैं क्या बताऊं कि वो बहुत ही प्यारी मुलाकात हुई। वो इस तरह से हुआ कि मैं रिकॉर्डिंग के लिए गया हुआ था। हिंदुस्तान। प्रोग्राम भी मेरे चल रहे थे। ये 1980 की बात। सही। तो प्रोग्राम चल रहे थे तो उनके व्यूज अखबार में आए। तो मेरी फोटो उन्होंने देखी तो उन्होंने पता कर लिया कि मैं कहाँ ठहरा हूँ। वहाँ ताज होटल में था मैं। वो सुबह 6 बजे मुझे फ़ोन आया। दिल्ली में? बॉम्बे में। बॉम्बे में। तो 6 बजे मुझे 6 या 6:30 बजे फ़ोन आया। तो रफ़ी भाई सब उठ जाते थे बहुत जल्दी। तो उन्होंने अखबार देखा तो मुझे फ़ोन आया। तो मैं उसको सोया हुआ था। मैं रात को 2-2:30 बजे सोया। तो वो पक्की नींद में था उस वक्त में पूरा। तो फ़ोन आया, मैंने उठाया। मैंने कहा जी हेलो, मैं रफ़ी बोल रहा हूँ। मैं कहा जी कौन? मुझे क्या पता कि मोहम्मद रफ़ी साहब हैं। हाँ जी हाँ। तो मैं 2-3 दफ़ा हेलो किया तो कहते मैं रफ़ी बोल रहा हूँ, मैं मोहम्मद रफ़ी बोल रहा हूँ। मुझे फट से ये और ही मेरा ज़हन वहाँ गया कि ये तो भाई मोहम्मद रफ़ी साहब बोल रहे हैं। मेरी झाँक खुल गई। मैंने कहा जी भाई मोहम्मद रफ़ी साहब बोल रहे हैं आप जो सिंगर है? हाँ हाँ मैं वही बोल रहा हूँ। तो मैं मेरे साथ पंजाबी में बात करने लगे। मेरा चांद, मेरा चंद, मेरा भाई, मेरा बेटा, बहुत प्यार से। मैं कि जी भाईजान अब मैं तो बहुत हैरान हुआ हूँ कि आपने इतने प्यार से मुझे याद किया। मेरी तो नींद खुल गई। अब फरमाएं, मैं आपको मेरा बहुत बहुत सलाम अर्ज़ है। कहते नहीं मैं आपके साथ मेरे पास आपको आना है, नाश्ता इकट्ठे करेंगे सुबह का। मैंने कहा जी मुझे जगह का पता नहीं, आप अपना कोई आदमी भेज दें। उन्होंने अपना घर का आदमी भेजा। उसका नाम था यासीन। वो गाड़ी लेके कहते मैं गाड़ी भेजता हूँ। मैं कहा जी गाड़ी है, नाम भी भेजे, सिर्फ आदमी भेज दें तो मैं आ जाता हूँ। फिर मैं चला गया। तो कहाँ पे रहते थे रफ़ी साहब? रफ़ी साहब रहते थे जहाँ मैं ठहरा हुआ था ना, वहाँ से कोई कम से कम वो बांद्रा में रहते थे। बांद्रा में दिलीप साहब भी रहते थे उसी जगह जहाँ सुनील अपना गया हूँ मैं उधर। बिल्कुल बिल्कुल सब वही रहते थे। तो मैं जब गया तो उन्होंने, मुझे पक्का याद है, मुझे रंग भी याद है, उन्होंने सिल्क का धोती और कुर्ता पहना हुआ था रफ़ी साहब ने। अच्छा। घर में। तो जूता पहना हुआ, स्लीपर पहना हुआ था और एक स्लीपर पीछे रह गया खुशी से, एक आगे आ गया। तो मेरे पास बाहर आ गए सर। तो मुझे अंदर ले गया। बहुत प्यार किया, बहुत ज्यादा प्यार किया, क्योंकि बड़े लोग ऐसे ही होते हैं। वो बहुत बड़े लोग थे। कोई नाश्ता का किया आपने फिर दोनों? नाश्ता मुझे उन्होंने अमृत करके कहने लगे मैं लाहौरी नाश्ता कराऊंगा आपको। वो कोई बीच में मठियाँ मंगवाई, बीच में पता नहीं क्या क्या, लस्सी। मैंने कहा जी मैं तो बहुत कम लस्सी पीता हूँ। बहरहाल कहते आज तो पीनी पड़ेगी। मैंने कहा जी आपके हाथ से तो मुझे मैं ज़रूर पीऊँगा, आप बरकत आएगी, आप इतने बड़े लोग हैं। खैर वो मुझे जिस वक्त नाश्ता वाश्ता कर लिया तो मैंने कहा जी भाईजान मैं अवार्ड देखे आज तक यकीन माने मैं बहुत कम इतने अवार्ड देखे जितने उनके घर में देखे रफ़ी साहब के, क्योंकि उनकी फिल्मों में बहुत ज्यादा हिट गाने थे होते थे। बड़े लकी लोग थे और सुर में भी थे और भागवान भी बहुत थे। तो मैंने कहा भाईजान आपको तो इतनी दुनिया सुनती है बहुत ज्यादा, तो मैं कमाल है बहुत है। तो मुझे कहते हैं इधर आए आप देखे आपके। अब तो मैंने देखा तो एक कोने में मेरे 2 CD उस पर EP रिकॉर्ड होते थे। वो एक उसमें एक गाना वो था,
वो मेरा फिल्म का गाया हुआ था। कौन सा? पहली बार आज जिन्ना किया ने तकिया। अच्छा। देखो जी तकिया के हाय मार सकता। वाह जबरदस्त। तो वो ये गाना उन्होंने गाया ऊपर एक मेरे शौक दनी तबार तेन अजब एक मेरा इंतजार आज कहने लगे मैंने कहा भाईजान आपको तो बहुत लोग सुनते हैं, मुझे कहते हैं पर मैं आपको सुनता हूँ। वाह वाह। मैंने कहा जी ये आपका बड़ापन है, आपका प्यार है। जो बड़े लोग होते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता तो ये कहने में, क्योंकि बड़े लोग जो होते हैं उनका दिल भी बड़ा होता है। नो डाउट। ये किस्सा रफी साहब तो ठुमरी भी गाते थे, गजल भी गाते थे, क्लासिकल भी, नॉन क्लासिकल, बिल्कुल सब कुछ गाते थे। मतलब बहुत आप समझते वर्सटैलिटी की इंतहा थे वो। फर्स्ट टाइम बिल्कुल बिल्कुल। भजन भी गाए उन्होंने। फिर भजन भी गाए बिल्कुल, उन्होंने हर चीज गाई। गला इतना मीठा था, जो कुछ भी गाते थे अच्छा। वो अपना एक उनका अलग एक आप उनको सिंगर्स में कहाँ पे रेट करते हैं, बीइंग अ सिंगर योरसेल्फ? मैं उनको फिल्मी सिंगर तो खैर वो सिंगरों के असीम सिंगर सबसे ऊपर समझ, लेकिन ये है कि बाल ठुमरी अगर दादरा या गजल गायकी उन्होंने कम गाई है, लेकिन वो गा सकते थे। लेकिन उनका ज्यादा ध्यान था वो फिल्मी हर तरह का। साहब क्या खास बात थी उनका गला जो है वो बहुत ही ऊंचे सुर भी गा लेता था। ऊंचे सुर में बहुत उन्होंने भगवान वाला गाना गाया है, बड़ी ऊंचे सुर पे, बहुत ऊंचे सुर पे गाया, क्योंकि उनका गला जो कुछ गले ऐसे होते हैं, ये भी गॉड गिफ्टेड चीजें हैं। कुछ गले ऐसे होते हैं जो इतना हाई पिच पे भी चले जाते हैं तो उनको कोई तकलीफ नहीं होती। तो जो हाई पिच पे जाते हैं फिर उनको बेस में आने में फिर वो दूसरा लिहाज चाहिए बेस में आने का। कुछ गले बेस में होते हैं, वो ऊपर इतना काम नहीं करते। तो इस तरह से हर चीज का। तो उस जमाने में भी रियाज करते थे रफी साहब, या उनको रियाज की जरूरत ही नहीं है? वो हर वक्त बिजी रहते थे, रियाज तो होता ही रहता था। गुलाम अली साहब गाना आपका पहली बारी आज इन अखियां ने तकिया, मेरी बड़ी जज्बाती वाबस्तगी इस गाने के साथ। जी। ये बताइए किन सर्कमस्टेंसेस में रिकॉर्ड हुआ, कौन आपके पास आया, मौसीकार कौन था? मेरा फेवरेट सॉन्ग है ये असल में सफ्तर हुसैन की मौसीकी थी। अच्छा। वो मिर्जा दिलजीत था ना, दिलजीत मिर्जा साहब सही। डायरेक्टर भी थे, वो उस फन कलाकार भी थे। जो ठा फिल्म थी उसके था फिल्म ठा की वो ये सफ्तर साहब ने कहा कि गुलाम अली भाई ये गाना वो मैंने कहा जी ठीक है। मैं रेसल पे शुरू हो गया रेसल करनी, वो पहले कुछ और इसकी ट्यून भी कुछ और भी थी। अच्छा। फिर मैंने कहा जी इसको जरा और दिल लगा के कर लेते हैं, मुझे और कुछ दिन दो। बहुत अच्छी ट्यून है, तो बहुत अच्छी धुन है, कंपोजिशन। तो बहरहाल वो फिर 2-4 दिन रेसल की उसकी शाहनूर अपना एवरनू स्टूडियो में किया। सही। तो ये जो गाना था बहुत हिट हुआ पूरे जमाने में। ये गाना ऐसा हिट हुआ कि लोग ये कहते थे कि शाहिद साहब को देखे और गाना सुने, बस इसी के लिए हम आते हैं और पर सारी पिक्चर जितने मर्जी चली जाए। इस तरह गाना में शुरू हुआ। वो आप बताया था रफी साहब के रिकॉर्ड में ही पड़ा हुआ था, तो मुझे इससे अंदाजा हुआ कि इंडिया तक इसकी धूम थी। हाँ जी, ये बहुत लोगों ने अभी तक भी मुझे सुनते हैं लोग। सर आपसे रिक्वेस्ट है ये जरूर सुनाइए, मुझे मेरा तो फेवरेट सॉन्ग है। बिल्कुल। और आपका आई थिंक जिंदगी का ये पहला फिल्मी सॉन्ग था फिल्म के लिए। फिल्मी पहला सॉन्ग, फिल्मी पहला। उसके बाद फिर और बड़ा तारीखी सॉन्ग है आपके लिए तो। बिल्कुल तारीफ। सर प्लीज इसको इरशाद करें। आप वो खुद भी ये लाइव वेरिएशन दे रहे होते हैं गुलाम अली साहब? मैं इस गाने से लाइव वेरिएशन भी दे रहा हूँ। मतलब उसको आपको आमद हो रही होती है? बिल्कुल। तो मौसीकी जो बजा रहे होते हैं इनको साथ के साथ लेके चलते हैं फिर आप, क्योंकि वो तो आपको पता होता है, इनको तो पता ही नहीं होता होगा। हाँ जी, वो तो साथ साथ टेम्पो चलती है और साथ साथ म्यूजिशियन रहते हैं। वो जब मैं अलाप करता हूँ बीच में या वेरिएशन करता हूँ, तो फिर वो उस टेम्पो के साथ सिंक करना पड़ती है। तो अगर टेम्पो के साथ सिंक ना हो तो फिर वो बेताला हो जाएगा मामला। बिल्कुल। वो उससे बचना, तो मैं वक्ती तौर पे ये ज़हन में आता है तो मैं पेश कर देता हूँ। पाकिस्तान में किस मौसीकार से आप ज्यादा इम्प्रेस हुए? मैं मास्टर अनायत हुसैन साहब और ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब मुझे बहुत पसंद थे, और भाई सफ्तर हुसैन साहब बहुत, उन्होंने भी यही गाना गाया। उनका और भी एक गाना गाया था मैं, वो भी शाहिद साहब के पिक्चराइज था। अच्छा, कौन सा? चंबे दिए बंद गलिए, अच्छा। छेड़े वेले रब ने बनाया, बहुत जबरदस्त। ऊंचा में चाप पै गया दूजा चांद। वाह वाह। बहरहाल वो बड़े बड़े प्यारे लोग, ये हमीद साहब भी बहुत सुर में काम करते थे, लेकिन मैं तो बहुत कम गाया, फिल्मों में गाने बहुत कम गाए, लेकिन जो गाए हैं वो अल्लाह का शुक्र है बहुत ज्यादा हिट हुए और लोगों ने बहुत प्यार से, क्योंकि सारा कुछ हमारा लाइट क्लासिकल जो लाइट म्यूजिक है ना जी, ठुमरी, दादरा और गजल और अच्छा कलाम गाना पड़ा। हम रेडियो से आगे बढ़े, रेडियो पे हमारे
कम से कम 15-20 साल मतवातर परफॉर्म किए। वहीं से फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के म्यूजिक में बड़ा फर्क नजर आता है। उनको ऐसा लगता है जैसे वो कि धरती से उठ रहा है। यहाँ पे उस लेवल का म्यूजिक आपको लगता है प्रोड्यूस हुआ है जितना हिंदुस्तान में जिस तरह हुआ है, जितनी वैरायटी? हाँ, वो वहाँ पे इस बात को बहुत ज्यादा ऊपर गिरा जाता है। और फिर अच्छे बड़े उस्तादों का भी वो बहुत बड़े मौसीकार भी वहाँ भी रहे हैं। और यहाँ भी वाले भी उधर काम, यहाँ वाले भी, उनका भी मैंने नाम वहाँ नहीं सुना। वहाँ मुझे नौशाद साहब ने पूछा बादशाह नैसर साहब का क्या कैसे मिजाज अच्छा। है कि बहुत पहले की बात है। वो जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं वो हिंदुस्तान में पाकिस्तान में भी एक जैसे थे। व्यूअर्स, एक ब्रेक लूंगा, गुलाम अली साहब के साथ गुफ्तगू जारी है, ब्रेक में वापस आते हैं। आपके ही गजल पे खत्म करना चाह रहा हूँ आज का ये प्रोग्राम जो है गुलाम अली साहब जी।